फिर यूरिक एसिड को चाहिए, जबकि टॉक्सिसिटी सबसे अधिक अमोनिया की है, यूरिया की यूरिक एसिड। अब इसका रोल क्या है मैं आपको समझाऊं। देखिए, एक्चुअल में जो डिफरेंट एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल हैं, ठीक है, जो आप पढ़ने वाले हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा तक, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एनिमल डिफरेंट हैबिटेट में रहता है। जैसे मैंने बताया था कि हैबिटेट तो बेसिकली दो ही होती हैं, या तो वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहेगा या फिर वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहेगा। अगर वो एक्वेटिक हैबिटेट में है तो उसके सराउंडिंग में पानी बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ज़मीन पे कंडीशन कई सारी होती हैं। जैसे एक डेजर्ट का कंडीशन है जहाँ बहुत कम पानी है, एक ऐसा है जैसे ग्रासलैंड है, कोई फॉरेस्ट है, मॉडरेट कंडीशन वाला है, ठीक है। तो एक मॉडरेट कंडीशन है जहाँ थोड़ा पानी अवेलेबल है, और एक ऐसा कंडीशन है जो ड्राई कंडीशन है, और पानी में तो हमेशा पानी है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है एक्वेटिक है तो उसके लिए अच्छा होता है कि वो अमोनिया के फॉर्म में ही अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव कर दे, क्योंकि उसके पास पानी की कमी है नहीं। तो जब वो एक्सक्रीटरी मटेरियल का रिमूवल कर रहा है बॉडी से, तो बहुत सारा अगर पानी निकल भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसके चारों तरफ पानी है। लेकिन ज्यों ही कोई ऑर्गेनिज्म लैंड पे आ जाए, एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो लैंड पे आए, तो लैंड पे आने पे पानी की कमी होने लगी, और जब उन्हें पानी की कमी होने लगी तब उन्हें पानी को कंजर्व करना था, बचाना था। इसी वजह से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ने अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को बदल दिया और वो यूरिया के फॉर्म में उसका एक्सक्रीशन करने लगे। यूरिया जो एक्सक्रीटरी मटेरियल वो उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो मॉडरेट एक्वेटिक कंडीशन में होते हैं, जहाँ पानी जो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। उन्हें पानी मिल तो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो वो जो है यूरिया को वाटर में डिजॉल्व करके निकालते हैं, जिसे हम यूरिन बोलते हैं। और तीसरा है यूरिक एसिड। डेजर्ट लाइक कंडीशन, जब बिल्कुल ड्राई कंडीशन हो तो वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो सॉलिड फॉर्म में रखा जाता है, क्योंकि डेजर्ट में पानी बचाना बहुत मुश्किल है। तो ऑर्गेनिज्म एनिमल जो है एकदम ड्राई कंडीशन में रहते हैं, वहाँ एडॉप्टेड है, उनके यहाँ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यूरिक एसिड है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था बायोलॉजी में जो चीज़ें हैं वो एवोल्यूशन से डिसाइड होती हैं। एवोल्यूशन बताती है कि कोई चीज़ क्यों एग्जिस्ट करता है। तो जैसा मैंने पहले आपको समझाया था कि आपको कोई अगर आंसर चाहिए, अगर किसी फैक्ट का इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, उस फैक्ट को रटना नहीं चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको एवोल्यूशन में जाना पड़ेगा। तो अगर एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो जब जिस ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन हुई, जैसे आप पहले पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो ओरिजिन हुई थी वो हुई थी मेसोजोइक एरा। और मेसोजोइक एरा, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, आपको समझाया था कि मेसोजोइक एरा एक ड्राई कंडीशन वाला एरा था। मतलब तब अर्थ का क्लाइमेट बहुत ड्राई था और ज़्यादातर जगहों पे डेजर्ट फैले हुए थे। तो जाहिर सी बात है उस समय जो ऑर्गेनिज्म है वो पानी को बचाना चाहेगा, तो वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को कैसे निकालेगा, उस फॉर्म में निकालेगा जब पानी की बहुत मिनिमम ज़रूरत पड़े। तो तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यूरिया। जब ऑर्गेनिज्म यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं तो उन्हें यूरिकोटेलिक बोलते हैं। ये जो टर्म है ये यूज किया जाता है, यूरिकोटेलिज्म, इसको बोलते हैं यूरियोटेलिज्म, ठीक है, और इसको बोलते हैं अमोनोटेलिक। ये वर्ड आप देख लेना, अमोनोटेलिज्म, ठीक है। ये वर्ड आपको बुक में मेंशन है कि जब एक्सक्रीटरी मटेरियल अलग अलग होता है तो उसके लिए अलग अलग हमने टर्म क्रिएट किए हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन उस ड्राई कंडीशन में हुई थी, जैसे इंसेक्ट की और जैसे रेप्टाइल की, और रेप्टाइल से ही बर्ड बने हैं, तो इनके बॉडी में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो आज भी यूरिक एसिड है। तो अभी जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस बात को समझते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म ड्राई कंडीशन में मेसोजोइक एरा में आया था, ये रेप्टाइल है, ये इंसेक्ट है, तो आप आंख मूंद के लगा सकते हैं, या उसका हैबिटेट आप जानते हैं कि ये तो डेजर्ट में होता है, तो आप तुरंत लगा सकते हैं ग्रास होपर में एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा या कॉकरोच में एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा। तो आपको पता है कि ये एक इंसेक्ट है, इसलिए एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड होगा। तो ये यहाँ ट्रिक है, इसे समझना।
और इसी तरीके से जो एम्फीबियन है, जो पाइसेज हैं, फिशेज हैं, जो कि पानी में ही पैदा हुए और पानी में ही रहते हैं, तो इनके यहाँ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है ये उसे वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। तो इनके यहाँ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो अमोनिया के फॉर्म में है। ऐसे ही जो मैमल है, हम रेप्टाइल से फिर मैमल का भी एवोल्यूशन हुआ, तो मैमल मॉडरेट कंडीशन में रहता है। जैसे हम पानी के आसपास ही रहते हैं, तो हम जो है एक्सक्रीशन में, जब हम अपना एक्सक्रीशन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ यूरिन बनती है तो ह्यूमन में 1.5 लीटर यूरिन बनती है। जब हम 1.5 लीटर यूरिन बनाते हैं तो हम 6 लीटर पानी पीते हैं। मिनिमम आपकी नीड होती है डेली 5-6 लीटर पानी पीने की। आपके बॉडी फ्लूइड जो है, ब्लड है, वो 6 लीटर है। उस 6 लीटर ब्लड फ्लूइड को बनाने के लिए आप दिन भर में 5-6 लीटर पानी पीते हैं। अगर आप एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया को रखते तो शायद आपको 40-50 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती। और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आज की कंडीशन में 6 लीटर पानी, साफ पीने का पानी लोगों को अवेलेबल नहीं होता। जैसे आप ह्यूमन टेक्नोलॉजी पे मत जाइए, अभी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे, एरिया क्या, अगर आप कभी बॉटल वाला पैक पानी खरीदे, बिस्लरी का, एक्वाफिना का जो वाटर आता है उसे खरीदिए, तो 1 लीटर पानी जो है कितने का है, 20 रुपये का। अब आप सोचिए ना कि अगर 6 लीटर पानी को अगर आप उसे मल्टीप्लाई करिए तो 100-150 का तो आपको सिर्फ पानी चाहिए, तब आप 1.5 लीटर यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप वही जो है यूरिन अमोनिया के फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं तो शायद आप 50 लीटर प्रोड्यूस करते हैं। उस रेशियो में आपको जो है कितना पानी पीने की ज़रूरत होती है अपने बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। इसलिए नेचर ने एवोल्यूशन में इसे बहुत अच्छे से सेट किया है कि जब हम मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं तो हम मॉडरेट कंडीशंस के हिसाब से हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल हो। तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो ये था इस डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी मटेरियल, और कोई भी एक्सक्रीटरी मटेरियल इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है। तो अब हम इस बात को यूज करेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसको दिखाऊंगा। दूसरा जो चीज़ था कि ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। दूसरा जो था ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि बॉडी फ्लूइड में सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मैनेज करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है एक्चुअल में इनको देखिए 3 टाइप के हम डिवाइड किए हैं। एक को बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, दूसरे को बोलते हैं नेफ्रिडिया, और तीसरे को बोलते हैं हम मेटानेफ्रिडिया या किडनी, मेटानेफ्रिडिया या फिर किडनी। देखिए अब इसमें क्या रोल है। जो प्रोटोनेफ्रिडिया है इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, ये जस्ट ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। इसका मतलब है ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड से सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। ये कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है ऑस्मो रेगुलेट। एक्चुअल में ऑस्मो रेगुलेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो नेफ्रिडिया है ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों काम करती है। एक्सक्रीशन का मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर बॉडी से बाहर निकालना, और ये जो है ये भी दोनों काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन भी और एक्सक्रीशन भी। एक्चुअल में ये ज़्यादा एडवांस स्ट्रक्चर है। इस तरीके से प्रोटोनेफ्रिडिया ज़्यादा नेफ्रिडिया और नेफ्रिडिया से ज़्यादा मेटानेफ्रिडिया या किडनी होती है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में अगर आपको नेफ्रिडिया या किडनी दिखती है तो आपको पता हो जाएगा वो ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है और साथ साथ में एक्सक्रीशन भी करता है, ठीक है। अब जैसे ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये एक्चुअल में सेलुलर ग्रेड की स्ट्रक्चर होती है। एक्चुअल में ये इंडिविजुअल सेल होती हैं जो इस फंक्शन को करती हैं, स्पेशलाइज सेल होती हैं, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज सेल की स्ट्रक्चर होती हैं जो ये फंक्शन करती हैं। जो नेफ्रिडिया है फ्रेंड ये एक तरीके से टिश्यू ग्रेड की स्ट्रक्चर है, और जो मेटानेफ्रिडिया है ये ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम ग्रेड की स्ट्रक्चर है।
तो ये जो है ज़्यादा इफिशियंट वर्क कर पाती है। मेटानेफ्रेडिया या किडनी ये एक सिस्टम में काम करती है, जैसे हमारे यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा हैं। अर्थवर्म में जैसे नेफ्रीडिया होती हैं, वो एक टिश्यू हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करती हैं। और जैसे आप प्लैटीहेल्मिन्थीज में जाएंगे तो फ्लेम सेल हैं, ठीक है, जो एक तरीके का प्रोटोनेफ्रीडिया का काम करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गए आपके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, और ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डिफरेंट चीज़ों का एक्सक्रीशन करेंगे, ठीक है। वो डिफरेंट चीज़ें कौन सी हैं? जो एक्सक्रीटरी मटेरियल अभी मैं बताया हूँ कि अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड, और वो डिपेंड करेगा वो किस टाइप के हैबिटेट में रहती हैं। और ये चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं? मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म में देखिए वाटर भी है, इसको मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं, ये वेस्ट नहीं होता है। इवन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो वाटर है इसको डेजर्ट में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल हैं, इस वाटर को यूज करते हैं अपनी वाटर नीड को पूरा करने के लिए। जैसे कैमल में जो उसकी हम्प होती है, जब उसके फैट को, देखिए यहाँ लिखा ना मैंने, फैट या कार्बोहाइड्रेट, जब उसको वो बर्न करता है तो इतना वाटर प्रोड्यूस होता है कि वो अपने वाटर नीड को पूरा करता है। इंसेक्ट भी ऐसा करते हैं। इंसेक्ट कभी पानी नहीं पीते हैं, वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट वाटर को ही यूज करते हैं अपने वाटर नीड के लिए। तो उनके यहाँ वाटर को कंजर्व करने की बहुत अच्छी कोशिश की गई है। जब उनकी बॉडी को बनाया जा रहा है तो वहाँ जो वेस्ट वाटर है उसको रीयूज कर लिया जा रहा है, और जो बॉडी से वेस्ट वाटर जा रहा था उसे रोका गया। और इंसेक्ट में कोई स्वेटिंग नहीं होती, पसीना नहीं होता। स्वेटिंग की जो प्रॉपर्टी ना वो सिर्फ मैमल्स में होती है, और जगहों पे नहीं होती। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, जस्ट इतनी बातों को रख रहा हूँ जो मैंने अभी तक आपको समझाई हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल और एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो डिफरेंट फाइलम में हम स्टडी करेंगे। अब हम नेक्स्ट वन को इसमें रखते हैं, ठीक है। तो अगली जो चीज़ है वो है, हम थोड़ा आते हैं रेस्पिरेशन पे। देखिए रेस्पिरेशन क्या है उसको समझते हैं। देखिए जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों होती है इसको समझना। फिजियोलॉजी में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो अल्टीमेटली आप सेल के नज़रिए सोचिए। फिजियोलॉजी सेल के नीड को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी बॉडी में ये सेल है, ठीक है, तो इस सेल को कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन की नीड होती है और ये CO2 प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बॉडी है, तो बाहर के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इसका कांटेक्ट नहीं है। जैसे आप सोचिए कि आपके स्टमक के अंदर जो सेल लगी होगी, जो बॉडी के डीप सरफेस में है, वो डायरेक्ट बाहर जो है, बाहर से कांटेक्ट में नहीं है कि बाहर से वो गैसेस एक्सचेंज कर पाए। तो हमारे बॉडी में क्या हुआ कि हमने एक सिस्टम डेवलप किया। जैसे हम ब्लड को फ्लो करवाते हैं और ब्लड में ऑक्सीजन इस तरीके से मूव करता है, यहाँ से ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आता है और फ्लूइड से यहाँ जो है सेल में जाता है, फिर हम इसमें CO2 डालते हैं, वापस ये ब्लड में आता है और फिर बाहर जाता है। तो ऑक्सीजन को बाहर अंदर करने के लिए हमने क्या किया है कि मल्टी सेलुलर बॉडी में डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, इनका काम क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेना और CO2 को बाहर करना, जिसको आप ब्रीदिंग बोलते हो, ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो एक्सचेंज होता है वो बॉडी फ्लूइड और टिश्यू के बीच में होता है, सेल के बीच में होता है। तो यहाँ हम समझेंगे एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए जो एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें कुछ चीज़ें देखिए पहले से कुछ चीज़ें इसमें से फिक्स होती हैं। जैसे इसमें एक हाई वैस्कुलर सप्लाई होती है, ठीक है। वैस्कुलर सप्लाई का मतलब ब्लड की सप्लाई। और इसमें क्या होगा कि ये एक्सपोज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। ये सरफेस वेट होता है या फिर ये मॉइस्ट सरफेस होना चाहिए,
ठीक है। और ये बहुत एक पतला सरफेस होना चाहिए, मतलब ये डिफ्यूजन के लिए सूटेबल होना चाहिए, जिससे डिफ्यूजन हो सके, यानी इसमें डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये किसी भी रेस्पिरेटरी जो है स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसे हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, क्या आपको दिख रहा है? 1 मिनट देखिए, जैसे हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से जो है हमारे लंग्स में बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ देखिए, ये एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू होता है। एपिथेलियम टिश्यू की जो थिकनेस होती है ना, वो 1 सेल जितनी होती है, यानी ये बहुत पतला एकदम मेम्ब्रेन जैसा होता है। और ये जो है एक ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। ब्लड कैपिलरी जो है एक तरीके से ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो हम बाहर से ऑक्सीजन को यहाँ लाते हैं और CO2 को इस तरीके से बाहर यहाँ निकालते हैं, जैसे हम नॉस्ट्रिल के थ्रू करते हैं। जब ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है तो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होके अंदर आता है और CO2 वापस डिफ्यूज होके इस सैक में आती है। इस सैक को हम एल्वेलाई बोलते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सैक हमारे लंग्स में होते हैं। तो जो चीज़ें मैंने बोली, ये देखिए, ये हाई वेस्कुलर सप्लाई है पूरे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में, एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये बाहर की तरफ खुला हुआ है जहाँ से हम ब्रीथ करें। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट 2 हो सकता है। अगर कोई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है तो एयर होगा, जैसे ये ह्यूमन लंग्स को बनाया तो ये एयर में ब्रीथ करेगा, या फिर एक्वेटिक है तो पानी होगा, कोई भी हो सकता है। और वेट और मॉइस्ट सरफेस, ये जो सरफेस होता है ये वेट होता है। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये एक बहुत पतली मेम्ब्रेन है जिससे गैसेज डिफ्यूज कर सकती हैं। तो ये चीज़ें हर जो है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में ये पाई जाती हैं। अब रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होती कैसी हैं उसको हम थोड़ा देखते हैं। देखिए, जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है उनमें जैसे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, देखिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनमें होता है गिल्स, ठीक है। कुछ में बॉडी सरफेस भी हो सकता है जो सेल है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक सिस्टम होता है ट्रैकियल सिस्टम, स्किन या जिसको क्यूटेनियस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा बक्कोफेरेंजियल, इसके अलावा पल्मोनरी या फिर लंग्स। देखिए ये जो देखिए गिल्स है ये हमेशा एक्वेटिक में होता है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में गिल्स है तो वो एक्वेटिक, जैसे फिश में होता है, जैसे स्नेल में होता है। ये जो ट्रैकियल सिस्टम है, ये ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट में होते हैं, ये भी टेरेस्ट्रियल का ही है, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल का ही है, ये टेरेस्ट्रियल सिस्टम में ही होता है, ठीक है। ये जो स्किन है या जो क्यूटेनियस है ये एम्फीबियन माहौल में होता है, ठीक है, क्योंकि स्किन को तब मॉइस्ट होना चाहिए, वो एम्फीबियन माहौल में। बक्कोफेरेंजियल जो है ये भी एम्फीबियन माहौल में है। ये जो पल्मोनरी या लंग्स है ये हमेशा टेरेस्ट्रियल में है, ये भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए अडॉप्टेड है। ये जो बॉडी सरफेस है ये भी एक्वेटिक माहौल में है। तो आप देखिए एक्वेटिक माहौल में ज़्यादातर चीज़ें हैं
टेरेस्ट्रियल में दो ही चीज़ें हैं, या तो ट्रैकियल जो कि इंसेक्ट में होती हैं, या पल्मोनरी या लंग्स। सब में वो चीज़ें कॉमन है कि एक वेट मॉइस्ट सरफेस होगी, एक्सपोज टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा, वेस्कुलर सप्लाई होगी, ये सब में होता है। जैसे ये जो ट्रैकिया होता है, इसे मैं दिखाऊं, देखिए ट्रैकिया में क्या होता है ना, ट्रैकिया में इस तरीके से इंसेक्ट की बॉडी में बाहर की तरफ एक पोर होता है, अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हॉलो ट्यूब होती हैं, यहाँ बॉडी की सेल हैं, ठीक है। ये चारों तरफ बॉडी के इस तरीके से सेल होती हैं, और ये जो ट्यूब है इसे ट्रैकिया बोलते हैं। तो यहाँ बाहर से ऑक्सीजन जो फ्रेश एयर अंदर आती है और CO2 इस तरीके से बाहर जाती है। जब ये ऑक्सीजन यहाँ पहुँची है तो यहाँ से ये सेल को मिलती है और सेल CO2 यहाँ डाल देता है, यानी गैसियस डिफ्यूजन होता है। तो ये वैसे ही पतली जो है मेम्ब्रेनस लेयर है, ये मॉइस्ट होती हैं, ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती हैं, और ये हाई वेस्कुलर सप्लाई यहाँ चारों तरफ का फ्लूइड बनाता है, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम आपको पूरे एनिमल किंगडम में मिलेंगे, मतलब इतने टाइप के मिलेंगे। अब वो टेरेस्ट्रियल होगा तो क्या होगा, एक्वेटिक होगा तो क्या होगा, वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। तो ये था आपका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें कुछ सेकेंडरी होंगे, उन्हें बाद में देख लेंगे, जब आपको फाइलम को बताऊंगा तब मैं उसे बता दूंगा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। प्राइमरी नेचर तो यही है। अब नेक्स्ट वन चलते हैं, वो है आपका सर्कुलेशन, ठीक है। बार बार आएगा आपको सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किस चीज़ का, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक है। इसे शायद आपको पहले बताया होता तो ज़्यादा बेहतर था, चलिए कोई नहीं। सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, देखिए इसमें क्या है। जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे ये कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में इस तरीके से बहुत सारे सेल हैं, तो ये बॉडी फ्लूइड को इस तरीके से यहाँ सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। एक तरीका है इस तरीके से ट्यूब में सर्कुलेट करना। दूसरा तरीका है कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बॉडी फ्लूइड चारों तरफ से रहे और ये सेल उसमें डूबी हुई रहे, ठीक है। ये जो सर्कुलेशन है इसमें ये बंद ट्यूब में ये फ्लूइड बह रहा है, तो जब इस तरीके से बंद ट्यूब में बहता है तो इसे हम बोलते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेशन, और जब ये ओपन में होता है तो इसे हम बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। देखिए होता क्या है कि ये जो है ज़्यादा इफिशिएंट